नमस्कार, न्यूज़ 24 के खास चुनावी कार्यक्रम छात्र संघ में आपका स्वागत है। आज बारी है इलाहाबाद विश्वविद्यालय की। इसे पूरब का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि कहा जाता था। मैं आज भी कहता हूं कि कहा जाता है। उसकी वजह है, इसकी एक बहुत समृद्ध विरासत रही है। इस विश्वविद्यालय ने देश के सियासत को दिशा दी। इस विश्वविद्यालय ने देश की न्यायपालिका को दिशा दी। इस विश्वविद्यालय ने सिने जगत को दिशा दी। और इस विश्वविद्यालय से निकलने वाले छात्र अपने आप में एक संस्था होते हैं, एक इंस्टीट्यूशन होते हैं, ऐसा माना जाता रहा है। उसकी वजह भी है, इस विश्वविद्यालय का ध्येय वाक्य है क्विट रामी टॉट एट बोस, जितनी शाखाएं उतने वृक्ष। तो इस विश्वविद्यालय की महिमा आपको समझ में आ गई होगी और इसीलिए हम आ गए यहाँ, ताकि यहाँ के छात्र क्या सोचते हैं। चुनाव हो रहा है, देश में अलग अलग मुद्दों पर चर्चा हो रही है, अलग अलग मुद्दों पर बहस हो रही है, लेकिन देश के सबसे प्रबुद्ध विश्वविद्यालय के प्रबुद्ध छात्र क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, उनके मुताबिक वो कौन मुद्दे हैं जो देश के लिए जरूरी हैं, वो कौन मुद्दे हैं जिन पर चुनाव होने चाहिए, वो कौन मुद्दे हैं, गैर जरूरी मुद्दे हैं जिन पे बहस हो रही है, वो कौन जरूरी मुद्दे हैं जिन पर बहस होनी चाहिए। शुरुआत आपसे करें, नाम बताइए। मुकेश कुमार यादव, रिसर्च स्कॉलर, प्राचीन इतिहास विभाग। राइट। मैंने इतना जो भूमिका बनाया, जी भूमिका सही है एकदम। अब आप बताइए, वोटिंग हो गई आपकी? अभी नहीं, 25 तारीख को अम्बेडकर नगर। अच्छा, आपके हिसाब से जो दावे किए जा रहे हैं, पक्ष विपक्ष सब, छात्रों के मुद्दे क्या हैं, युवाओं के मुद्दे क्या हैं? युवाओं को जैसे हम भाजपा के बहुत खिलाफ नहीं हैं, ऐसा नहीं है कि ये जो है काम नहीं किए हैं। बस इसमें दिक्कत ये है कि ये युवाओं को, जो नवयुवक हैं, इनको जो है वो हमेशा जो है गुमराह किए हैं। गुमराह करने का मतलब ये है कि रोजगार का कोई मुद्दा ही नहीं है और जो है युवाओं को हमेशा जो है भटकाने की कोशिश किए हैं। इनकी कोशिश ये है कि युवा को रोजगार की ज़रूरत है। जैसे रोजगार देंगे तभी देश विकास कर पाएगा। और जो है मोदी जी क्या है, ये जो है अमेरिका मॉडल पे चलना चाहते हैं। अच्छा है ना, अमेरिका तो बड़ा विकसित देश है। नहीं तो अच्छा है, लेकिन वो चीज़ होना चाहिए ना। अभी घर में जो है खाना नहीं, आप जो है चल रहे हैं, इसलिए सर एक बात कहूँगा, अमेरिका के मॉडल पे चल रहे हैं तो अमेरिका ने अपनी ज़रूरतों के हिसाब से अपना मॉडल बनाया है। हो सकता है जो अमेरिका के लिए ज़रूरी है वो हमारे लिए उतना ज़रूरी ना हो। हम देख सकते हैं। आपके लिए क्या मुद्दा होना चाहिए? मेरे लिए बहुत प्रमुखता से मुद्दा है रोजगार। सर, जो सरकार की अग्निपथ इस योजना है, मैं उससे कतई संतुष्ट नहीं हूँ। युवाओं के प्रति इसके बहुत बड़ा आक्रोश है और सरकार ने इसको कतई अपनी निगरानी में नहीं रखा है। इसको थोपा गया है युवाओं के ऊपर और सेना के ऊपर भी। सर ठीक है। मेरा नाम चंद्रजीत सिंह है। मैं ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करता हूं और सर मेरा परिवार हमेशा से भाजपा ही रहा है और सर मैं खुद आज तक वोट देते आया हूं। लेकिन सर अफसोस है मुझे कि सर जिस मुद्दे पे मोदी जिस रथ पे सवार होकर आए थे वो ये वही इलाहाबाद विश्वविद्यालय की धरती। उन्होंने वादा करके गए थे कि हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गौरव को वापस लाएंगे, लेकिन आज क्या हुआ? आज सर हम लगातार विश्वविद्यालय नीचे जा रहा है। उसकी मूल वजह है कि यहाँ से निकलने वाली फैक्ट्री, मतलब जो स्टूडेंट निकल रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ बेरोजगार बनने घूम रहे हैं। और एक रोज़गार बड़ा मुद्दा होना चाहिए। अगर मैं पॉलिटिकल साइंस का छात्र हूँ, अगर मैं देखूँ कि वर्तमान समय कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जो रोज़गार के इशू को एक चुनावी मुद्दा बना रही है तो वो है कांग्रेस पार्टी। लेकिन अगर हम देखें कि एक परसेप्शन है कि कांग्रेस अब इमर्ज नहीं कर सकती, लेकिन क्या ये सच है? सच अगर हम जब देखते हैं मालूम चलता है कि आज भी इंडिया की जो सेकंड लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी है वो कांग्रेस ही है। तो हम क्यों ना उस पर विचार करें? और सर अब तो मेरा मन खुद भी नहीं कर रहा कि मैं भाजपा को वोट करूं। ये बड़े अफसोस के साथ कह रहा हूं। मेरा नाम अनुराग सोनकर, मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का स्नातक तृतीय वर्ष का छात्र हूँ। मौजूदा सरकार और मौजूदा हमारे विश्वविद्यालय का एक अहम मुद्दा ये है कि युवाओं को छात्र राजनीति से वंचित रखा क्यों जा रहा है। हमारे विश्वविद्यालय का इतना पुराना छात्र संघ जो इतने दिन से बहाल नहीं हुआ है, इसे क्यों बंद किया गया है? कहते हैं युवा शक्ति है, युवा सशक्त है, युवा आधार है, युवा विचार है, तो जो युवा नायक है वो विधायक क्यों नहीं है? मेरी बात एक बार
युवा शक्ति है, युवा सशक्त है, युवा आधार है, युवा विचार है, युवा नायक है। तो जो युवा नायक है वो विधायक क्यों नहीं है? हमें छात्र राजनीति से इतना दूर क्यों रखा गया? मैं इलाहाबाद का रहने वाला हूँ। मैं सिर्फ अपनी राजनीति सीखने के लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया था, लेकिन विगत कई वर्षों से यहाँ छात्र राजनीति नहीं हो रही। हमारे बड़े भैया लोगों ने, कई सारे हमारे बड़े भैया हमारे मुद्दे में हमारे साथ आते हैं, लेकिन प्रशासन उनकी बातें नहीं सुनता। लाठी खाते हैं, डंडे खाते हैं, वो हमारे लिए खाते हैं ना, हमारी जैसी नई पीढ़ियों के लिए। मैं तो यहाँ 2 साल पहले आया हूँ, लेकिन भैया लोगों ने बहुत पहले संघर्ष किया है। एक बात समझ में आई कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय से केवल जज नहीं बनते, केवल प्रोफेसर नहीं बनते, केवल IAS PCS नहीं बनते, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से नेता भी बनते हैं। और यहाँ ऐसे भी लोग आते हैं जिन्हें लगता है कि इस विश्वविद्यालय में आने और यहाँ की राजनीति को सीखने से, यहाँ से राजनीति सीखने से देश की राजनीति में कुछ योगदान करने को मिलेगा। लेकिन विडंबना देखिए, जिन्हें जो ये सोच कर आए कि यहाँ वो राजनीति सीखेंगे, वो राजनीति से महरूम है। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम सुरजीत कुमार यादव है। मैं जौनपुर का रहने वाला हूँ, यहाँ रह के पढ़ाई कर रहा हूँ। यहाँ पे एग्ज़ाम देता हूँ तो पता चला पेपर लीक हो जा रहा है। इस सरकार में पेपर लीकेज जो सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। जो भी एग्ज़ाम होता है सब पेपर लीक हो जाता है। लोग 10-10 साल पढ़े हैं यहाँ पे, आज तक जो कोई पेपर जो है सही ढंग से नहीं हुआ है। सबसे बड़ा मुद्दा हम लोगों का यही है, स्टूडेंट का यहाँ पे। बीजेपी की घोषणा पत्र में पढ़ रहा था, उसमें लिखा हुआ था कि सरकार आएगी जी। तो पेपर लीक रोकने के लिए कानून बनाएगी। कोई कानून आज तक नहीं बना है। देख रहे 10 साल हो गया, कुछ पता चला? जितने भी लोगों पूछ लीजिए, एकदम स्थिति खराब चल रही हो सकता है अभी तक कोई ऐसा कानून नहीं, नया कानून बन जाएगा। फ्यूचर में क्या होगा? लोगों तो लाइफ बर्बाद हो रहा है। आप बताइए। जो है इधर आइएगा। इस देश की विडंबना ये है कि जिन्हें वोट देना चाहिए वो घर पे बैठे रहते हैं। हमेशा से रहा है, कोई नई बात नहीं है। क्या मुद्दा है? मतलब अभी देखिए है क्या कि इस समय राजनीति में कोई विचारधारा नहीं रह गई है और हर आदमी दिग्भ्रमित है। जातिवाद बहुत चरम पे है, हर व्यक्ति के अंदर जातिवाद घुला हुआ है और ये नेताओं का है, नेताओं ने घोला हुआ है। क्या नाम आपका? सर, मेरा नाम हुस्ना है और मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से PhD कर रही हूँ, सोशलॉजी डिपार्टमेंट से। आप चर्चा सुन ली, यहाँ की चर्चा सुन ही रही हैं क्या बोल रहे हैं। टीवी के डिबेट्स आपने सुना होगा, नेताओं के भाषण आपने सुने होंगे। आपके मुताबिक मुद्दे क्या होने चाहिए? सर देखिए, हम युवा हैं, हमारे हिसाब से तो पहला मुद्दा जो है हमें रोज़गार मिलना चाहिए। और जो महंगाई की बात करें तो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन जो बच्चे गांव से शहरों में आ रहे हैं एक उम्मीद के साथ, माँ बाप जो है मजदूरी करके उनको अपना खेत गिर रख के या मेहनत करके बेच रहे हैं, वो बच्चे भटक रहे हैं। वैकेंसियाँ टली जा रही हैं, 5 साल में एक बार आ रही, वो भी जो है पेपर लीक हो जा रहा है। पता चल रहा है जो बच्चे 25 साल की उम्र में उनको नौकरी मिल जानी चाहिए, वो 34-35 साल के में घूम रहे हैं। घर पे ऊपर अलग से प्रेशर पड़ रहा है कि आपको शादी करनी, कोई रिजल्ट नहीं दे रहा, ऊपर से मोहल्ले नातेदार, वो एक मेंटल प्रेशर, जो बच्चे डिप्रेशन में चल रहा है, उस चीज़ को युवा की बात सुनी ही नहीं जा रही है। और बस जो है जो इस समय राजनीति का मुद्दा उसको मोबिलाइज़ किया जा रहा है कि आप जो है धर्म को ज़्यादा इसमें प्रमोट किया जा रहा है। अगर सर मैं इसमें प्रेजेंट सरकार की बात करूं, मैं खुद एक मुस्लिम वीमेन हूं और मोदी जी ने जो है कहा कि 3 तलाक हम कर देंगे, महिलाओं का भविष्य जो है उजड़ जो है आगे बढ़ जाएगा। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अगर आप 3 तलाक की बात करें तो कोई ये नहीं जानता 3 तलाक में भी 3 तरह के तलाक होते हैं। तलाक उल विद्दत होता है, तलाक एहसन होता है और हसन होता है। उसमें से सिर्फ एक टाइप जो है उसी को जो है ख़त्म किया गया। ये बताइए, ये जो ख़त्म हुआ, जो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक था, वो आपके हिसाब से सही था या गलत था? सर इसमें सही गलत की बात ही नहीं, इसको तो कुरान में जो है वैल्यू ही नहीं दी गई है। ये तो मैन मेड है और मिस इंटरप्रिटेशन है। क्योंकि मेरा PhD ही इसी पर है, तो मैं इसके एक लॉज को जानती हूँ कि इसमें क्या है क्या नहीं है। क्या हो गया अगर आप 3 तलाक की बात भी छोड़ दें, जो महिलाएं पढ़ रही हैं, जो आगे आ रही हैं, जो मान लीजिए कि 100 में से 10 महिलाएं आगे आ गई, उनके ऊपर इतने हर्डल्स हैं, वो इतने घर के प्रेशर से, माहौल से उनके ऊपर प्रेशर रहता है कि तुम ज़्यादा पढ़ लोगी तो तुम्हारी शादी नहीं होगी, तुम्हारे बराबर लड़के नहीं मिलेंगे। उसके बाद भी वो आ रही हैं, फिर भी जब वो सोसाइटी में जाती है तो उनको डिसेबल समझा जाता है कि आपके अंदर क्वालिटी ही नहीं है। तो ये सरकारी मसला या सियासी मसला या सरकार के स्तर पे नहीं, मुझे लगता है कि इस मामले में तो समाज भी जवाबदेह है इसके लिए। सर समाज जवाबदेह है, ठीक है, लेकिन जो हमारी गवर्नमेंट है जब वो उस तरह की पॉलिसीज़ बनाएगी लड़कियों के लिए, वो आगे बढ़े। आप 3 तलाक बनाने के बजाय आप कोई कॉलेज खुलवा देते लड़कियों के लिए। ये जो कहे तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ।
सर उससे क्या हो रहा है कि कितनी बेटियां बच रही हैं, आए दिन रेप के जो है केस बढ़ते जा रहे हैं, आए दिन देखिए लड़कियों के साथ ई बीचिंग हो रही है, प्रॉब्लम्स हो रही, कुछ नहीं हो रहा। कह देने से, केवल पॉलिसी बना देने से नहीं होता, उसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी होता है, वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। अपना परिचय दीजिए। मैं केतन यादव इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हिंदी विभाग का शोध छात्र हूँ और मैं 2-3 बातें कहना चाहूँगा। पहली बात है ये कि हम जितना प्रतिरोध दर्ज कर रहे हैं, जितना आक्रोश है युवाओं में, क्या वो मत प्रतिशत में कन्वर्ट हो पा रहा है? तो एक बात ये कि वो चीज़ें मत प्रतिशत में कन्वर्ट होनी चाहिए, आगे आकर के हमें मत भी देना पड़ेगा। दूसरी बात ये कि मीडिया से भी एक सवाल है कि जो हमारे मुद्दे कवर होने चाहिए उससे ज़्यादा अन्य मुद्दे कवर होते हैं। मतलब अभी जो मंदिर का मसला था, वो मंदिर में कौन आया, कौन गया, कितनी भीड़ हो रही, वो सारी चीज़ें। लेकिन इलाहाबाद हो, दिल्ली हो, लखनऊ हो, इन लोगों के जब एग्ज़ाम्स आते हैं तो रेलवे स्टेशन पे जो भीड़ होती है, वो भीड़ मीडिया कितनी कवर करती है, कितनी तस्वीरें आती हैं। जो इतने सारे युवा हैं, सबसे ज़्यादा युवा आबादी वाला ये देश है, हमको हमारा प्रतिनिधित्व कितना है, हमारा प्रतिनिधित्व हर जगहों पर। रोजगार हमारा मूल मुद्दा है। और जो सबसे बड़ी बात कि मैं ये मानता हूँ कि जो असहमति का स्पेस है वो ऐतिहासिक रूप से सबसे ज़्यादा कम हुआ है। असहमति का स्पेस, विरोध दर्ज करने का स्पेस, ये सबसे ज़्यादा कम हुआ है। कैसे? मतलब यही है कि अब एक तरह का परसेप्शन, जिसको हम कहते हैं कि मैं मानता हूं कि हम पोस्ट ट्रुथ एरा में जी रहे हैं, जिसमें एक परसेप्शन की जीत हो रही है। एक परसेप्शन बना करके, गढ़ करके, और सामने जो हमारे वस्तुगत तथ्य हैं, ऑब्जेक्टिव ट्रुथ है, हम ऑब्जेक्टिव ट्रुथ को नहीं मान रहे हैं और हमें एक परसेप्शन को मान रहे हैं। आप वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बात करें क्या? हाँ, वो चाहे वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी हो, चाहे ऐसा हो गया है ना कि आज हम फैक्ट चेक नहीं करते हैं और पूरी तरीके से मैनिपुलेट हो जा रहे हैं। अच्छा, एक बात और देखा, मैंने ये भी देखा कि जो आदमी जो खुद जिस विषय में रिसर्च स्कॉलर है, उसके पास भी एक मैसेज आता है व्हाट्सएप पर और उसने अब तक रिसर्च जिस पेपर पे किया हुआ है उसको भूल जाता है और उसको मान लेता है जो उसको फ़ोन पे आया हुआ है। देखिए, सबसे बड़ी समस्या यही है, जैसे कि हम कहते हैं रोजगार में समस्या केवल बेरोजगारी की नहीं है, समस्या शिक्षित बेरोजगारी की है। उसी तरह जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, जो शिक्षित है, जो जान रहा है, जो प्रबुद्ध है, यदि वह तथ्यों पे विश्वास न करके जो भ्रामक हैं, जो भ्रामक खबरें, उन पर विश्वास करेगा तो वो उसकी समस्या है। तो मुझे लगता है कि जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है उसको फैक्ट चेक करना चाहिए। हाँ, बताइए सर। मेरा नाम अभिजीत है और मेरा ये मानना है कि जो स्टूडेंट, जो छात्रों को जो स्पेस देना चाहिए, वो सबसे पहले हमारी छात्र राजनीति बंद कर दी गई। हमको कहीं भी हमको कहीं भी विरोध करने का मौका नहीं दिया जाता है, हमको अपने मसले रखने का कहीं मौका नहीं दिया जाता है। किसी भी सरकार का जो मैनिफेस्टो होता है, वो जब स्टार्टिंग में ले आते हैं तो जब चुनाव होना रहता है, एक ऐसा कानून निकालें कि उसको वो सिद्ध करके दिखाएं कि हमने ये किया, तभी उनको चुनाव लड़ने का मौका दिया जाए। जैसे मंजर भोपाली साहब की एक लाइन है कि हमको अपनी बैंक का किताब दीजिए और देश की तबाही का हिसाब दीजिए। पहले देश की तबाही का हिसाब दे के तब आप चुनाव लड़ने लायक होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। एक लोक कल्याणकारी राज्य होने के नाते इस देश के सरकार के जो दायित्व थे, किसी दायित्व को पूरा करने में सरकार समर्थ नहीं है। 2014 से पहले सरकार में आने के पहले जितने मुद्दे सरकार के थे, सरकार में आने के बाद सारे मुद्दे बदल गए। सरकार में आने के पहले इनका मुद्दा था कि डॉलर के मुकाबले रुपए की घटती कीमत को हम गिरने नहीं देंगे। आने के बाद सरकार में मुद्दा बदल गया। सरकार में आने से पहले इनका मुद्दा था कि हम 2 करोड़ हर साल नौकरी देंगे। आने के बाद इनका मुद्दा बदल गया। क्या मुद्दा हो गया? इनका मुद्दा क्या है? राम मंदिर हो गया। इनका मुद्दा लोगों को आपस में लड़ाना हो गया। इनका मुद्दा हो गया जो अमीर और गरीब के बीच की खाई थी उसको जो है और बढ़ाना हो गया। मोदी जी मन की बात करते हैं, अपने मन की बात करते हैं, युवाओं के मन की बात तो नहीं। आज हम युवाओं के मन की बात सुनाने और सुनने आए हैं, ताकि जिसको सुनना है मोदी जी के मन की बात सुने। हमारा तो काम है युवाओं के मन की बात सुनाना। आप अपने बारे में बताइए। जी, मेरा नाम रजनीश दुबे है और मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट का छात्र हूँ। वर्तमान में अगर छात्रों की बात करें यहाँ पे, तो जो वर्तमान प्रशासन है, माननीय कुलपति महोदया जो है, उनका ये स्थिति है कि ये कहती हैं कि मुझे छात्रों से कोई मतलब नहीं है, मतलब कि जो भी अपना रूल अपनाएंगे और छात्रों का नहीं सुनेंगे। जैसे कि जब हम लोग ने आया था 2019 में, तो उस समय जो फी थी यूनिवर्सिटी की वो 1500 रुपये मात्र थी, वो भी साइंस फैकल्टी की। आर्ट की और भी कम हो सकती है। वर्तमान में इन्होंने क्या किया कि 5 से 6 हज़ार रुपया जो है इन्होंने एडमिशन चार्ज कर दिया है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम हॉस्टल की बात करें तो हॉस्टल जो है इन्होंने पूरी तरह से पीपीपी मॉडल पे जो है कर दिया है। मतलब कि जितना छात्र उसमें इन्वेस्ट करेंगे, जो भी लोड डालो सारे छात्रों पे डालो, यूनिवर्सिटी का कोई उसमें डोनेशन नहीं है। अगर इनसे कहा जाता है, मेस की बात किया जाता है, तो कहते हैं कि जितना में आप दोगे उतने में मेस चलेगा।
अब बताइए कि 70 रुपये 80 रुपये एक टाइम का कोई डाइट जो है अगर जिसको खाना हो वो बाहर रेस्टोरेंट में खा सकता है लड़का। पहले ये स्थिति थी कि 35 रुपये 30 रुपये 40 रुपये में जो है मेज़ में खाना मिल जाते थे। अब स्थिति ये हो गई है कि या तो मेस बंद कर देती हैं और नहीं तो कहते हैं कि अगर आप पैसा दे रहे हो जितना उतने में आपका जो है मेस चलेगा। दूसरी बात ये है कि हॉस्टल की अगर फ़ी की बात करें तो इनसे पहले वाले जो कुलपति हैं अगर 7,000 रुपया जो है उस समय मेस वो हॉस्टल का फ़ी था, उन्होंने आया तो 14,000 किया। अभी वर्तमान में जो कुलपति महोदया हैं इन्होंने 25,000 रुपया जो है वो हॉस्टल का फ़ी कर दिया है, जो कि किसी भी नॉर्मल छात्र के लिए बहुत ही ज़्यादा है, जिसमें कि 9 या 10 महीने के जो है वो छात्रों के रहने का होता है। आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम इंजीनियर संदीप विश्वकर्मा है। मैं अभी भी 2022 में मैंने अपनी नौकरी छोड़ के फिर से मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का अभी भी मैं छात्र हूँ, क्योंकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जो खूबसूरती रही इससे नौकरी छोड़ के छात्र क्यों? जी, जब मैं प्राइवेट जॉब में था, HCL कंपनी में एज इंजीनियर के पोस्ट पे रहा। मैंने नौकरी केवल इस वजह से छोड़ दी कि ये जो हमारे युवाओं को बेरोजगार करने के साथ साथ ये मानसिक भ्रष्ट बनाने का काम किया जा रहा है। आज सीनियरिटी जूनियरिटी में जो एक मामला था, आज ये यहाँ पे जातिगत भावनाएं आ रही हैं। केवल ये मोदी जी की जब से सरकार आई है ये केवल देश में को धर्म के नाम पे छलावा करने का काम कर रहे हैं। मैं आपको 2 पंक्ति के माध्यम से कहना चाहूँगा जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की खूबसूरती रही है, और मैं उनको मोदी जी को और साथ में जो वाइस चांसलर महोदया उनके लिए भी मैं कहना चाहूँगा कि सुंदर हैं किरदार से अपने, हम ब्यूटी के मोहताज नहीं हैं। हम अपने छात्रों की बात कर रहे हैं कि सुंदर हैं किरदार से अपने, हम ब्यूटी के मोहताज नहीं हैं, और उड़ने में हम माहिर हैं, आसमान के बाज नहीं है, आसमान के बाज नहीं है। ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय को बर्बाद करने का काम इसलिए किया जा रहा है। यहाँ से कई प्रधानमंत्री आए हैं, अपने इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने प्रधानमंत्री दिया, राष्ट्रपति दिया, यहाँ कुछ बचा नहीं है कि जो न दिया जा रहा हो। लेकिन ये जब से मोदी जी की सरकार आई है, इनका केवल एक काम है, शिक्षा के जो भी शिक्षित बच्चे हो रहे थे, जो क्वालिटी एजुकेशन था, उसको केवल और केवल खराब करने का काम किया जा रहा है। एक बात बताऊं, अभी कोई कह रहा था कि विश्वविद्यालय में वो आया था, बाकी लोग IAS बनने आते हैं, PCS बनने आते हैं, वो छात्र राजनीति सीखने आए थे। मुझे लग रहा है कि आपने कुछ ठीक ठाक सीखा हुआ है, इसलिए कि आपकी सर कुछ मजबूरियां थी, इसलिए मैं यहाँ से छोड़ के मैं अपने जॉब में चला गया था। आए दिन ये हिंदू मुस्लिम फैलाने का काम कर रहे हैं। ये आज विश्वविद्यालय में भी कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम की छवि को एंट्री करवाई जा रही है। विश्वविद्यालय में नहीं है, लेकिन इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शुरुआत कर दिया गया है। मैं विपिन कुमार इलाहाबाद विश्वविद्यालय की समस्या को रखूंगा। मेरी बात यह है कि इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय है, लेकिन केंद्रीय विश्वविद्यालय के नाम पर यहाँ पे कोई सुविधाएं नहीं। केंद्रीय विश्वविद्यालय का नियम होता है कि लाइब्रेरी 24 घंटा खुलनी चाहिए, लेकिन इलाहाबाद विश्वविद्यालय का लाइब्रेरी 6 बजे के बाद बंद हो जाता है। 6 बजे के बाद आप अंदर नहीं जा सकते हैं। और इसके अलावा जो पहले 10 बजे तक खुलता था, केवल विश्वविद्यालय, इसके अलावा विश्वविद्यालय में छात्र संघ बंद कर दिया गया। छात्र संघ जो छात्र छात्राओं की नर्सरी हो, एक आम छात्र राजनीति के शिखर पे अगर पहुंचना चाहे तो यहाँ से छात्र संघ अध्यक्ष बन के, छात्र संघ के पदाधिकारी बन के पहुंचता था, उसको बंद कर दिया गया। इसके अलावा यहाँ पे इतनी लाइब्रेरी में किताबें नहीं है, समस्याओं का आभार। केंद्रीय विश्वविद्यालय के नाम पे केवल इनके फाइलों में यहाँ का मौसम गुलाबी है, ये आंकड़े झूठे हैं, सारे किताबी हैं आंकड़े। बिल्कुल। अब एक बात बताओ, एक बात बताइए, मुझे लगता है कि आप लोग जो हमारे दर्शक हैं, अपने बच्चों से बात कीजिए भाई। आपके बच्चे भी अलग अलग विश्वविद्यालयों में पढ़ते होंगे, उन्हीं में से कोई यहाँ पर भी होगा। अपने बच्चों से पूछिए, इसलिए कि विश्वविद्यालय चलाने, अव्यवस्था, फीस वृद्धि, ये सब किसका काम है? ये सरकार या सरकारों का काम है। आप कहते हैं ऑल इज वेल, आप कह रहे हैं सरकार बहुत बढ़िया कर रही है, और आपका बेटा विश्वविद्यालय में आकर छाती पीट रहा है, रो रहा है। निश्चित तौर पर जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, नौजवानों को ठगने का काम की है। इसी भारतीय जनता पार्टी में बलात्कार और पेपर लीक जैसे समस्याएं हैं। आप भारतीय जनता पार्टी कहती है कि मैं फैमिलिज्म पॉलिटिक्स का विरोध करती हूँ, परिवारवाद की राजनीति का विरोध करती हूँ। पहली बात, आप बहुत गुस्से में लगते हैं। नहीं गुस्से में, क्योंकि ये गुस्सा है छात्रों का गुस्सा है, जितने लोग खड़े हैं सबका गुस्सा है। क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि मैं फैमिलिज्म पॉलिटिक्स का विरोध करती हूँ, और यही देख लीजिए छात्र संघ पर ताला लगाई है। अगर उसको भारतीय जनता पार्टी को परिवारवाद की राजनीति का विरोध करती है तो छात्र संघ का ताला तोड़े। ये यहाँ के नौजवान जाए। मेरा नाम रमेश चंद्र शुक्ल है, मैं सांस्कृतिक सचिव राम सिंह BD डिग्री कॉलेज का, इसकी संगठन शाखा का। मैं ये कहना चाहता हूँ कि
कि एक शेर से शुरू करूंगा कि जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धारा पर कहीं रह न जाए। मेरे दोस्तों, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये देखा कि जितने लोगों ने 800 कैंडिडेट कंटेस्ट कर रहे हैं इस 6th फेज में, उसमें से कितने के ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं अपराध के। आप बलात्कार की हत्या की बात करते हैं, मैं आपको बताऊं समाजवादी पार्टी के 75% कैंडिडेट जो गरीबों के लिए लड़ेगा उसके ऊपर मुकदमा होगा, जो गरीबों के लिए मुकदमा लड़ेगा, मुकदमा अमीरों के ऊपर मुकदमा नहीं होगा, एसी में बैठने वाले के ऊपर मुकदमा नहीं। मुकदमा तो हमारे ऊपर भी है, क्या मैं अपराधी हूँ? मुकदमा तो हमारे ऊपर भी है, क्या मैं अपराधी हूँ? आम आदमी पार्टी जो कि कहती है कि हमेशा स्वच्छ छवि की देते, 100% उम्मीदवार के पास धोखाधड़ी गंभीर रवन्ना कौन है, इनसे पूछिए रवन्ना कौन है? पूरा माहौल बदल गया, पूरा माहौल बदल गया। बच्चों पे बात हो रही थी, छात्रों पे बात हो रही थी, विश्वविद्यालय की बात हो रही थी, विश्वविद्यालय की समस्या पर बात हो रही थी। आपने तो फिजा बदल दी भाई साहब। एक व्यक्ति को लेकर आप ये नहीं कह सकते कि पूरी सरकार भ्रष्ट है। पहले बात तो समझिए, प्रज्वल रवन्ना के नाम नहीं ले रहे हैं, मैं कहना चाहूंगा ये हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। क्या यह डेमोक्रेटिक डिसेंट है? ये लोग इतनी देर बोले, मैं चुपचाप सुन रहा था। खूब सरकार सबका जवाब देंगे, सबका जवाब देंगे, ठीक। मैं आप आंकड़ों की बात करिए ना, आप एडीआर की बात करिए, आप इलेक्शन कमीशन रिपोर्ट की बात करिए, आप उसकी वेबसाइट पर आप आवाज उठाएंगे। छात्रों के मुद्दों पर बात कौन करेगा? इस कार्यक्रम का नाम है छात्र संघ, जहां पर हम छात्रों की बात करते हैं। छात्रों के लिए जरूरी मुद्दे क्या हैं, हम उस पर बात करते हैं। छात्रों के लिए मंदिर नहीं हो सकता, छात्रों के लिए मस्जिद की राजनीति नहीं हो सकती, छात्रों के लिए और भी तमाम मुद्दे हैं जिसमें मैं बात करना नहीं चाहता, वो नहीं हो सकते। छात्रों के लिए मुद्दे महंगाई हो सकते हैं, इसलिए हॉस्टल फी, उनके पढ़ाई का फी, ये हो सकता है। छात्रों के लिए रोजगारी, छात्रों के लिए पेपर लीक, उन मसलों पे बात करिए। देखिए सर, छात्रों की समस्याएं हैं ऐसा नहीं है, निश्चित रूप से हैं, और समस्याएं छात्रों के साथ हैं। उस पे सरकार लगातार प्रयास कर रही है। छात्रों को चाहिए, सरकार ने लगातार प्रयास किया। छात्र में इतने यहाँ दंगे हो रहे थे, बम भड़क रहे थे, जो छात्र आते थे पहले से इनके ऊपर आपराधिक मामले थे, ठीक। दंगे इसलिए हो रहे थे क्योंकि आप लोग जिन लोगों को चुन रहे थे उनकी खुद स्वच्छ छवि नहीं थी। मणिपुर का क्या है? मणिपुर का मामला क्या है? एक बेटी को जिंदा जला दिया गया, उसको गुप्तांग अंग को छुआ गया, वो क्या था? टेनी जैसे लड़के को क्या बोलते हैं, उसका लड़का किसान को वो 10 साल की अपनी प्रोफेसरशिप पूरी नहीं की है, लेकिन अवैध तरीके से वाइस चांसलर बनी बैठी है। सर, छात्र राजनीति की जो बात हो रही लगातार, लोग देख रहे हैं बाइस्ड होकर बात कर रहे हैं कि बस छात्र संघ बैन कर दिया गया, लेकिन कोई ये नहीं बता रहा बैन क्यों किया गया। आप बता दें। यूनिवर्सिटी सर बनाई गई है एक आम छात्र के लिए, जैसे कोई भी चुनाव लड़ सके, कोई भी नामांकन कर सके, लेकिन सर यहाँ पर बड़े बड़े बाहुबली लोग 50-50 फॉर्चूनर से प्रचार करना, प्रसार करना, ये कोई चुनाव का तरीका नहीं होता है। और सर दूसरी बात सर ये पहला मुद्दा था, लेकिन इसका ये मतलब होता है कि छात्र संघ बैन होना चाहिए। सुधार की बात इसमें होनी चाहिए, जिसको सबको लोग बोलना चाहिए। बस लोग एक पक्ष का बात कर रहे हैं कि बैन कर दी गई। सबसे बड़ा मुद्दा ये कि आम छात्र की यहाँ कोई भी भागीदारी नहीं थी, बस खाली प्रचार प्रसार की तरीके। एक मिनट। संसद और विधानसभाओं में तमाम टेंटेड लीडर्स हैं, बहुत भ्रष्टाचार के तमाम आरोप हैं, उसके बावजूद भी लोकसभा और विधानसभा का चुनाव हो रहा है या बंद हो गया? हो रहा है सर, कंटिन्यू चालू है सर होना चाहिए, क्योंकि सभी लोगों की भागीदारी होनी चाहिए लोकसभा, चाहे कोई अपर क्लास का हो चाहे लोअर क्लास का, ये बात नहीं। लेकिन सर विश्वविद्यालय में आप देखेंगे 90% केस में अपर क्लास के लोग ही भागीदारी करते थे। मतलब मैं इकोनॉमी की बात कर रहा हूँ, मैं कास्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इकोनॉमी की बात कर रहा हूँ। हमेशा अपर क्लास के लोग यहाँ भागीदारी करते थे। जिसके पास 50 फॉर्चूनर नहीं है, जिसके पास गाड़ियाँ नहीं है, वो चुनाव नहीं लड़ सकता, कोई भी छोटा पोस्ट। सर इसमें रिफॉर्म की जरूरत थी, ये नहीं कि बैन किया, यूनिवर्सिटी बैन किया जाए, चुनाव संघ बैन। इसी विश्वविद्यालय में 2018 में आखिरी बार चुनाव हुआ, यहाँ अखिलेश यादव यहाँ से उपाध्यक्ष चुने गए। उनके घर उनका घर आज भी खपड़ेल का टूटा हुआ है। यहाँ से उपाध्यक्ष बने, एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष बने, और आज जेएनयू में पीएचडी कर रहे हैं। इसी विश्वविद्यालय से परसेंटेज की बात देखिए, 1%। आपकी अंगुली में चोट लगता है तो आप अंगुली काट थोड़ी देते हैं, उसका इलाज करते हैं। तो आप यहाँ छात्र संघ इसमें कमियां है तो उसका सुधार करिए। एक आम छात्र अखिलेश यादव जो ये कह रहे हैं कि आम छात्रों की भागीदारी नहीं है, उनसे ये पूछिए कि जब छात्रों के लिए आंदोलन चल रहा था तो आम छात्र इन्होंने कितने दिन भागीदारी की? जब भागीदारी करेगा चुनाव भी वही लड़ेगा ना। छात्र राजनीति ये तो हो गया मुद्दा। इलाहाबाद के बारे में बताइए, इलाहाबाद के चुनाव के बारे में बताइए। इलाहाबाद के चुनाव से पहले सबसे पहले तो मैं ये करूँगा कि जितने युवा यहाँ पे हैं, इलाहाबाद में हैं या कहीं के भी युवा हूँ, चिल्लाते तो बहुत हैं कि मैं ये करूँगा, लेकिन वोटिंग जब करने के समय आता है तो 90% युवा वोटिंग करने नहीं जाते।
जिस 90% युवा वोटिंग करने नहीं जाते। अभी इसी में से मैं कह रहा हूँ, दावे के साथ मैं कह रहा हूँ कि इसी में से जितने लोग बोल रहे हैं इसमें से 90% लोग वोटिंग करने नहीं जाएंगे। तो सिर्फ चिल्लाने से नहीं होता है, चाहे कोई भी सरकार बने, कोई भी हो, आप अपने मुद्दा ध्यान रखिए और वोटिंग करिए। जब तक आप वोटिंग नहीं करेंगे तो आपके चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाला है। और रही बात सरकार की, क्या कर रही क्या नहीं कर रही, तो सरकार तो इस समय जो प्रेजेंट में सरकार है, ये सरकार बिल्कुल रोजगार और इसके मामले में बिल्कुल फेल है। कारण ये है कि रोजगार की जब बात आती है तो उन्होंने रोजगार और नौकरी में फर्क नहीं कर पाते। रोजगार की बात आती है तो उन्होंने कौशल विकास का जो सर्टिफिकेट बांट दिया, उसके हिसाब से कह दिया कि नहीं जो है स्किल इंडिया हो गया। हमने अभी पेपर में अमित शाह जी ने इंटरव्यू दिया तो उसमें कहा था मैंने 47 करोड़ लोगों को रोजगार दे दिया। 47 करोड़ रोजगार दे दिए आप, तो इतना बेरोजगार युवा कैसे घूम रहे हैं? शिक्षित बेरोजगार युवा कहाँ घूम रहे हैं? क्यों नहीं हो रहा है? अभी वैकेंसी जितनी आ रही हैं 5-5 साल रुक रही हैं। आप एक बार फार्म भराते हैं और इतने पैसे, अभी जैसे मैं एक उदाहरण दूं यूपी पुलिस का, इसमें 60 लाख जो है कि लोगों ने फार्म भरा। 60 लाख लोगों से अगर पर हेड 400 रुपये लिया गया तो उसको आप इंक्लूड कर लीजिए कितने रुपए हुए, और वैकेंसी रद्द हुई, क्या हुई, ये पैसे कहाँ गए और युवा भुगत रहा है। मैं एक बताऊं, 2019 का एक फॉर्म भरा गया था और उसका एग्जाम हुआ, कैंसिल हुआ, और उससे 1500 रुपये लिए गए थे एक स्टूडेंट से, और उसमें उसमें 17 लाख लोग फार्म भरे थे। अब 17 लाख गुणा 15 कर लीजिए कितने रुपए हुए। गिनती आप करते रहिए। 2019 आपके बच्चे का पैसा था वो। हाँ जी, तो गिनती कर लीजिए। 2019 से तो हमारी जो कोशिश होती है कि हम युवाओं से बात करें, छात्रों से बात करें। अच्छा लगा कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र बाकी विश्वविद्यालय के छात्रों से अभी तक जहां मैंने बात किया है उससे ज़्यादा जागरूक हैं, ज़्यादा मुद्दे पर बात करते हुए मिले। इनके मुद्दे वो नहीं हैं जो आप सोचते हैं, इनके मुद्दे वो नहीं हैं जो व्हाट्सएप पर घूमते हैं, इनके वो मुद्दे नहीं हैं जिनका बड़े बड़े नेता अपने चुनावी भाषणों में बोलते हैं। इनके मुद्दे कुछ और हैं। आप भी सुनिए, आप भी विचार कीजिए और देखिए कि कौन पार्टी देश के युवाओं के मुद्दों पर बात कर रही है। छात्र संघ के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में किसी और विश्वविद्यालय से फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सहयोगी मिंटू सिंह के साथ मुझे इजाज़त दीजिए।